नमस्कार, दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चा खास। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के साथ। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, लेकिन दौरे से पंजाब की सियासत गर्मा गई। अब 2027 विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो भाजपा के लिए ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा? पंजाब के जलंधर ही दौरा, जलंधर का दौरा है। और ये भाजपा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एक सफल रैली है, क्योंकि इसका ये है कि जो मंच पर बैठे थे या मंच के सामने जो बैठे थे, दोनों में उत्साह था, दोनों जोश में थे कि 2027 के आपने बात करी है, तो दोनों के दिमाग में मंच वाले बैठे जो उनके भी और जो सामने बैठे 2027 दिखाई दे रहा था। और जो जोश था वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा था, मंच वालों को भी, नीचे वालों को भी। और विशेष रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो हरे रंग की पगड़ी पहनी और जिस पंजाबी भाषा में अपने पंजाबी ठीक हो तो चंगे हो ऐसे जो बोले, वो संदेश ही था कि मैं पंजाब को जो चुनाव है वो उसको गंभीरता से ले रहे हैं। दूसरी रैली अगर इसको कहें तो ये विकास और राजनीति का मिश्रण था। जितनी जो उन्होंने जो योजना 1000 करोड़ों की योजना करी, और उसमें विशेष देखने वाली बात है जो पंजाब से संबंधित 15 है, तो 15 में से उन्होंने मालवा, दोआबा और माझा तीनों क्षेत्रों में रखी। दूसरी उन्होंने दलित मतदाता को प्रायोरिटी दी। सचखंड डेरा में जो संत हैं उनको दूसरी बार मिले। जो ट्रेन का अमृतसर से काशी की ट्रेन, उसका नाम गुरु रविदास ट्रेन रखा गया, गुरु रविदास रखा आदमपुर, उसका जो हवाई अड्डे का नाम रख दिया, और ट्रेन तो चली। और उधर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम रख दिया। तो ये चुनावी दृष्टि से ये सारे कार्यक्रम और सारे, और उसमें फिर अब उनके साथ जो ग्रेवाल उनके हैं, उनको उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त हुई, साथ के साथ ये भी आज समाचार आ गई। तो पंजाब सामने लक्ष्य है भाजपा और केंद्र में बैठे जो लोग उस दृष्टि से, क्योंकि मालवा की देखो 117 सीटें टोटल है पंजाब की, उसमें 69 मालवा की है। तो मालवा में जिसका पकड़ मजबूत होगी उसके लिए ही सत्ता का रास्ता खुलेगा। सत्ता का रास्ता पंजाब का जो मालवा क्षेत्र से आता है। तो केवल ढिल्लों जो प्रधान बनाए हैं वो भी मालवा से हैं, जो ग्रेवाल जो माइनॉरिटी कमीशन बनाए वो भी मालवा से हैं। तो अब ये मालवा की तरफ, मालवा से विरोध भी प्रधानमंत्री का मालवा तरफ ज़्यादा हुआ था। तब पगड़ी बांध के उन्होंने किसानों की तरफ ही अपना इशारा दिया कि मैं विरोध में नहीं हूँ, किसानों के साथ हूँ सारा। तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से भी, पंजाब की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी पंजाब के लिए, और ये राजनीतिक संदेश भी है, क्योंकि जो उन्होंने इसके साथ साथ मैं जोड़ दूँ, उनका जो भाषण था उसमें उन्होंने आम आदमी का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना आम आदमी पार्टी भी रहा, अकालियों पे भी रहा, कांग्रेस भी रहा। तो इसका ये मतलब ही है कि भाजपा अकालियों के साथ गठबंधन करने की अभी नीयत में नहीं है, क्योंकि वो उसको जो संदेश स्पष्ट दिखाई दे रहा है अभी तक, जो इससे मैसेज मिलता है कि भाजपा और अकाली दल का जो गठबंधन था उसमें अभी प्रश्न चिन्ह, अभी 117 पे खुद लड़ने की तैयारी में। ये एक भाजपा की दृष्टि से और भाजपा की नीति जो है उसको मैं एक सफल मानता हूँ कि उन्होंने दलित और जट सिख या सिख मतदाता दोनों को उन्होंने किया। हिंदू मतदाता तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि पंजाबी हिंदू तो हमारे साथ ही हैं। तो उस दृष्टि से ये एक, अगर उन्होंने खेल और युवा की बात करी तो उसमें एक चीज़ जो अभी मुझे लगता है कि
भाजपा को तत्काल रूप से उस पर काम करने की जरूरत, जिस पे अभी उन्होंने नहीं किया। दो चीज़ें मैं समझता हूँ, क्योंकि लोगों का जोश है, जो हालात हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है, अकालियों की जो स्थिति है, तो ये समय के साथ हो सकता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर बने, तिकोनी बनेगी तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर लोग लेंगे उसको, उस हिसाब से सीधी टक्कर में 2 महीने 3 महीने बाद आ सकती है। पर उसमें बशर्त ये है कि अभी तक जो भाजपा ने केवल ढिल्लों के साथ उसकी टीम नहीं अनाउंस की, ये सबसे बड़ी, जब चुनाव में जाना तो पहले टीम अनाउंस हो गई। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा, ये एक तरह से मैदान में गेंद फेंक दिया, और उसको गेंद को संभालने के लिए टीम भी तो चाहिए। बिल्कुल, वो टीम अभी नहीं बनी भाजपा की। दूसरी बात, अगर भाजपा ने 117 पे सीट आप लड़नी है, सीधे आप बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना 2027, तो कुछ महीने शेष रह गए हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि 2022 तक भाजपा केवल 23 सीटों पर लड़ी है आज तक, जब से पंजाबी सूबा बना 66 से लेकर 23, 94 सीटों पर तो उन्होंने उम्मीदवार ही कोई नहीं कभी आज तक नहीं खड़े किए। तो जब ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मंच से इतना उत्साह भी है, सामने भी उत्साह है, सब कुछ है, पर धरातल पर देखें ना आपका संगठन है, बिल्कुल, ना आपने वो 94 आदमी जो संभावित विधायक बन सकते हैं या आपके उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको आपने ग्रीन सिग्नल दिया। तो इसका मतलब अभी जो आपने बातें करी उसको धरातल पे ले जाने वाला आपके पास ना टीम है, ना संगठन में, ना मैदान में। तीसरी बात, अगर ये दोनों जो बातें प्रधानमंत्री कह के गए, या जो उत्साह एक जैसे बैटरी चार्ज कर गए अपने नेताओं की भी, कार्यकर्ता की भी, प्रधानमंत्री का आकर्षण है आज सारे देश में, पंजाब में कार्यकर्ता का भाजपा का तो विशेष रूप से है, तो वो टीम बनानी भी उतनी जरूरी है। क्योंकि अगर टीम नहीं है तो गोल डी तक बॉल जा भी जाएगा तो गोल नहीं कर सकेंगे। अब डी तक बॉल पहुंच, हॉकी की बात उन्होंने की है, संसार में हॉकी हमारा जलंधर है, तो जलंधर आया, एक फॉरवर्ड जितना मर्जी सेंटर फॉरवर्ड अच्छा भी हो, अगर उसको साथ दाएं बाएं साथ देने वाले हैं तो गोल करना मुश्किल, डी तक तो पहुंच जाएगा वो। बिल्कुल सर। उसको लेफ्ट और राइट के फॉरवर्ड है, उनका साथ चाहिए चाहिए। तो वो टीम इवेंट जो जब तक नहीं बनेगा तो एक अकेला नहीं जीत सकता। ये बात भाजपा के राष्ट्र नेतृत्व को समझना चाहिए, पंजाब को भी समझना चाहिए। जो ये संगठन को लेकर अनिश्चितता है, संभावित देखो 94 मैंने बोला 94 जो कैंडिडेट नए ढूंढने हैं, इन्होंने पहले संगठन के मजबूत करेंगे, संगठन के बाद फिर वो 94 ढूंढेंगे, तभी 117 लड़ेंगे। तो अभी तक जो लगता है इनके हालात, 40-45 के करीब अपने अंदरूनी जो सूत्रों से पता चलता है कि हाँ 40-45 पर रखा है। तो जब तक 117 की टीम आप अनाउंस नहीं करेंगे तो अनिश्चितता का दौर बनेगा। अच्छा, दूसरी तीसरी फिर बात, अभी आप आज तक ये भी नहीं समझ सकते गठबंधन हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब 117 आप अनाउंस कर देंगे फिर तो पता है भी हाँ गठबंधन है। अभी जब आपने संख्या नहीं अनाउंस की कि कितने पे लड़नी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किंतु परंतु है। बिल्कुल। तो ये जो अनिश्चितता का दौर है, जो भाजपा के लिए हित जल्दी खत्म करना हित में नहीं, ये उसके लिए घातक है। बिल्कुल। भाजपा को अब आक्रामक होने की जरूरत है। अगर उसने पंजाब में अपनी सत्ता के लिए दावा करना है तो ये चीज़ें देखिए, एक होता है स्थायी स्तर पर भाजपा का अपना एक क्रेज बड़ा बंगाल के बाद पंजाब में भी लोगों में आई भी, हाँ, क्योंकि वो उसका मुख्य कारण रहा ये समझो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और अकालियों की आपसी लड़ाई। इसके कारण लोगों का फिर एक दफ़ा एक विकल्प के रूप में भाजपा की तरफ नज़र गई है। दूसरा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का अपना व्यक्तित्व, उसका आकर्षण, और ये तभी आमने सामने की लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी के साथ जब ये दोनों चीज़ें भाजपा की ठीक हो जाएगी। अदरवाइज भाजपा समझे कि नाम पे चलेगा सिर्फ, तो वो एक लेवल तक जाएंगे आप, जैसे मैं बोला डी तक पहुंच जाए, गोल नहीं कर सकेंगे। तो भाजपा की सीटें तो बढ़ जाएंगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगी, तो फिर सीटें नहीं बढ़ेंगी, एक बात होगी। दूसरी जो बात मैं समझता हूँ कि ये जो दुआबा में जैसे पर्टिकुलर प्रधानमंत्री है, तो ये दलित और पिछड़े मतदाता को एक बड़ा आकर्षण उन्होंने दे दिया अपने आप में, क्योंकि 30-35% पंजाब में है। तो ये एक संदेश है कि देखिए 2027 में तो ये अभी एक
जो पुरानी निर्धारित परंपरा है कि जट सिख और सामने वो सामने आएगी। 32 से होते होते तक मुझे लगता है कि ये परिवर्तन का दौर भी है। प्रधानमंत्री यहाँ से दुआबे से पंजाब की राजनीति का जो अगले 5 साल में जो परिवर्तन आएगा वो दुआबे से आएगा। दुआबे की राजनीति में जो पिछड़े और वर्ग या दलित वर्ग है वो आक्रामक होगा और अपना हक मांगेगा 30-35% के हिसाब से, सत्ता की बारी अब मेरी बारी है तो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये लॉन्चिंग पैड भाजपा ने शुरू की दुआबे से। आगे क्या करवट लेती है पंजाब की राजनीति, क्योंकि राजनीति किसी समय भी दाएं बाएं किसी एक घटना से सही भी बदल सकती है। पर आज की डेट में मैं एक सफल रैली और भाजपा राष्ट्र नेतृत्व ने एक संदेश दे दिया है पंजाब को कि हम पंजाब की राजनीति को गंभीरता से ले रहे हैं और सत्ता का दावेदार हम हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे E20 पेट्रोल की, जिसकी कमियों और फायदों की चर्चा इस समय पूरे भारत में हो रही है। सर, इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा है। अच्छा, एक तरफ तो सोशल मीडिया पर वाहन चालक इसकी कमियों को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार इसके फायदों का दावा कर रही है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके इस विषय पर क्या विचार है? देखिए, ये एक बड़ा विवादग्रस्त और दुविधा वाली बात है देश के वाहन चालकों के लिए बनी हुई। आज ही मैंने समाचार में से रायपुर के एक कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी पर दावा मतलब आदेश दिया वाहन चालक को पूर्ति करने के लिए, उसके हक में दिया और उस पर ऐसे टिप्पणी की है कि जो वाहन कंपनी है वो सच नहीं बता रही कस्टमर को, कंज्यूमर को, कि इसका क्या नफ़ा नुकसान क्या है। अब ये जो एथनॉल E20 की बात है, ये पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया। पहले 15 चली, पहले 10 चली, 10, 15, 20, अब 2027 के 28 के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई 30% तक एथनॉल का E30 तक पहुँचेंगे। अब उदाहरण वो देते हैं, पहले तो हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पिछले 3-4 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो E15 और 20 के बीच में चले हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं आई किसी की। उनका ये दावा था और उनके दावे को वाहन कंपनियां भी सपोर्ट करती हैं। अब जो गडकरी हैं, जो केंद्रीय मंत्री, वो उनका कहना है कि हमारा एनुअल में कच्चे तेल का 22 लाख करोड़ का हमारा इम्पोर्ट होता है। अगर ये 20% हम एथनॉल मिक्सर करते हैं तो हमारे 20% इम्पोर्ट ड्यूटी होती है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जो इथेनॉल का विरोध करते हैं फॉरेन तेल कंपनियां जो है लॉबी, वो इसके पीछे है, वाहन का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं। ये एक स्थिति ये आ गई। अब जो कस्टमर कंज्यूमर है, ये स्थिति के जो 2020 के जो पहले वाहन बने हैं 2010 और 20 के बीच, या उससे पहले पीछे चले जाएं, उनके इंजन की स्थिति नहीं कि वो E20 को बर्दाश्त करें। ये पिछले 2-3-4 साल में तो वाहन कंपनियों को पता चल गया कि गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस में ले ले 15 से बाद 20 में आना है, 27-28 में हमने 30 में जाना है। तो उन्होंने अपने पुर्जों में पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि जो रबड़ के पुर्जे हैं उन पर या जंग लगता है, क्योंकि इथेनॉल जो भाप को सोखता है इंजन के, जब वो नमी आता है तो वो सोख लेता है, तो उससे जंग भी लगता है, तो रबड़ के पुर्जे भी चलते हैं। ये दूसरी उनकी जो विरोध कर रहे हैं उनका है कि ये आप हमें पर थोप क्यों रही है सरकार। अगर आपको लगता है कि पेट्रोल, शुद्ध पेट्रोल महंगा, तो हम महंगा लेने के लिए तैयार हैं, हम महंगा ले लेंगे। जो हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए कंज्यूमर की है कि हमारे पास ऑप्शन दो, आप हम थोपते क्यों कि E20 पड़ेगा। ये जो लेना चाहता है वो ले, नहीं तो हमारे पेट्रोल पंप पे ऑप्शन है। उसकी समस्या यह है कि मेरा 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप भारत में जगह, तो उसके जो टैंक, अलग टैंक चाहिए। फिर जो इथेनॉल मिक्सर पेट्रोल है उसके लिए पाइप अलग लाइन चाहिए सारी, जहाँ से शुरू होनी है। तो ये इतना उस पर खर्च आ जाना है कि वो बुनियादी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता इतनी जल्दी जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा रही है। उदाहरण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है ब्राज़ील का, कंपनियां भी दे रही हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है। अब पर ब्राज़ील ने 1975 में शुरू किया था 1% मिक्सर के साथ। 1975 तो आज 2026 है, आज वो 30 पे पहुंचे है। भारत पहुंचना चाहता है 20 से 30, मतलब 20 से लेके 27, 28, 7, 8 साल, 10 साल लगा लें, इसके में E30 तक पहुंच जाए।
तो वहाँ पे गड़बड़ है। उन्होंने धीरे धीरे जो अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑटोमोबाइल का उसको चेंज करते करते लेके आया। यहाँ पे सडन हो गई, अचानक लोगों को पता चला कि खराबी आनी शुरू हुई। जैसे रायपुर का मैंने बताया, इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी आया कंज्यूमर कोर्ट, अब शुरू हुआ। अब लोगों के जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी इंजन खराब कर तो देते नहीं, वो तो एक्सीडेंटल या फायर या दूसरा, तो ये भी नहीं है। अब गडकरी ने कहा है कि ये कोई लेके आओ तो वाहन कंपनियां बदल देंगी। अब ये कहने का और होता है, जब प्रैक्टिकली आप जाते हैं तो और चीज़ होती है। आप इवन जो रेगुलर इंश्योरेंस कंपनियों में आप जो जाते हैं, थर्ड पार्टी एक्सीडेंट दूसरे, जब वहाँ पे कोर्ट में जाना पड़ता है, कितनी तकनीकी बातें तकनीक करते हैं, और कईयों को मिलता है कईयों को नहीं मिलता, कितनी उनको। तो ये एक दूसरी, अब दूसरा पहलू, एक तो सरकार कहती है इससे आर्थिक बोझ हमारा कम होगा, आयात कम होगी, तो दूसरा पर्यावरण का फर्क होगा इसमें। अब जो विरोध करते हैं या विशेषज्ञ हैं जो, उनका ये कहना है कि ये इथेनॉल या गन्ने से बनता है या चावल से बनता है या मक्के से बनता है, और सबसे सस्ता मक्का। पर अभी तक जो गन्ने और चावल के चल रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ों में, गन्ने में कितना पानी लगता है, चावल तो उससे ज़्यादा पानी लगता है, सबसे कम पानी मक्के पे लगता है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन, आप मांग बढ़ेगी तो फिर इन तीनों चीज़ों की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब इनका उत्पाद बढ़ेगा तो इसका मतलब धरती पे भूजल की समस्या तो ऑलरेडी हम देश सारा, चाहे महाराष्ट्र से ले लें, पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी समस्या शुरू हुई है। तो जब इनकी मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब भूजल पे भी संकट बढ़ेगा, एक बात होगी। दूसरी वो कहते हैं, जब ये सारी चीज़ें जो मक्का, चावल और गन्ना ये सारा उधर जाना शुरू हो गया तेल के लिए, इथेनॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो पशु की खुराक के लिए भी तो मक्का चाहिए, चावल चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो वो भी मुश्किल होगी, एक बात होगी। तीसरा पहलू एक और सामने आता है इसमें, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सर्वे आ रही है, वो आ रहा है जो बैटरी ऑपरेटेड मोबाइल वाहन है, उनको कहते हैं कि वो अभी भी उनकी संख्या हर साल बढ़ती चली है। कंपनियां जो बढ़ाते हैं 2032 से 33 तक वो ऑलमोस्ट 30 या 25% वो ओवरऑल उनकी संख्या हो जाएगी अगले 5 साल में। तो जब वो बन गए तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट तो फिर अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये जो रिफाइनरी बनेगी एथेनॉल की या सारियाँ, तो ये तब तक वेस्ट हो जाएंगी। जो आते 10 सालों में, अगर 5 साल में 30%, तो आते 10 सालों में 50% हो गई, तो इथेनॉल की कम हो जाएगी, मांग कम होगी, तो जो रिफाइनरियाँ बनी वो वेस्ट हो गई हैं। और जो जब आयात तेल की कम होगी तो आपको वैसे ही आर्थिक फर्क होगा। तो चाहिए सरकार को, एक तो पैनिक मोड में नहीं लाना चाहिए, उसने एकदम जो थोप दिया, अगर 10 और 15 में हुई कंप्लेंट तो वहाँ पे रुक जाए, आगे 30 की तो ना सोचें, कम से कम 20 के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं वो 15-20 के लिए साल 2 साल जो कंपनियों के साथ जो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे रबड़ के या इंजन की वो जंग लगने की आती है। फिर एक बात और भी है कि माइलेज कम है, जब माइलेज कम है तो पेट्रोल खपत वैसे ही बढ़ जाएगी। एक वाहन की माइलेज 15 किलोमीटर आती है 4 व्हीलर की, तो वो अगर रही 10 इथेनॉल के इस्तेमाल से, तो उसकी बढ़ गई ना उसकी तेल की जरूरत, और जो वाहन मालक है उस पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे अब रोक देना चाहिए। जो भी पीछे 30 की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, 20 और 15 के बीच में रोक कर, और वाहन कंपनियों के साथ ऐसा हो कि अगले 10-15 साल में E20 तक ही बैलेंस बने। बिल्कुल। और क्योंकि फिर बैटरी ऑपरेटेड जो चीज़ें, आप 2 व्हीलर तो ऑलमोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया कि 2027-28 के बाद 2 व्हीलर पेट्रोल पे वाले चलना ही नहीं है, 3 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर ये स्टेज तो आ ही गई है। तो हो सकता है 10 सालों में 4 व्हीलर भी स्टेज पे आ जाए, तो पेट्रोल डीजल की खपत ही कम होती चली जाए और बैटरी ऑपरेटेड शुरू हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को सिर्फ अपने एक जैसे डिसीजन ले लिया तो थोपना, आप वो ना करें, आत्मचिंतन करें, मिडवे लेके संतुलन रख के, और अगले 10 साल की सोचें कि हाँ ये चीज़ ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड जब चलेंगे तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा। तो एक कंज्यूमर की जो है ना
कंज्यूमर की जेब पे दबाव डालना उचित नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे बेअदबी मामले की। सर, बेअदबी मामले में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एसआईटी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद पंजाब की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। तो आपकी नज़र में इस जांच और नोटिस का पंजाब की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, ये बड़ा मुद्दा पिछले एक दो एपिसोड में मैंने डिस्कस किया है। ये बड़ा एक पंजाब की सियासत का एक केंद्र बिंदु बन गया मेरे हिसाब से। तो ये बेअदबी की जो मामले हैं, हुआ तो ये 2015-16 के बीच में ये मामले हुए। 17 के जब विधानसभा चुनाव थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि आते ही मैं सत्ता में आते ही जो बेअदबी के दोषी हैं उनको मैं सजा दूंगा। 5 साल उसके भी निकल गए, कुछ नहीं हुआ, बस फाइल कागजी कार्रवाई जैसे कहते हैं चलती रही। 2022 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव में यही बात कही कि जो बेअदबी के मामले हैं वो उसको हम गंभीरता से लेंगे और ये सारी बात है। अब 2022 में जब वो सत्ता में आ गए, अब 2026 में उन्होंने आके ये जो संशोधन बिल बेअदबी मामले को लेकर संशोधन बिल किया, उसका विरोध शुरू हुआ। विरोध करने वाले में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक मतलब बादल, अकाली दल बादल, बनाने वाले का भी टारगेट वही था, राजनीतिक था। हाँ, अगर बनेगा तो एक तो उनके चुनावी मुद्दा पूरा था, दूसरा उनका था कि दोनों हाथ लड्डू थे आम आदमी पार्टी के। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि बनाया तो जन साधारण खुश हो गया कि जो हमने किया, और बनाने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो टारगेट सामने। सुखबीर को उस समय के हुई आरोप उन्हीं पे लगते हैं कि उन्होंने उस समय किया नहीं कुछ नहीं। तो सुखबीर बादल ने भी ये प्रज्यूम करके, ये मान करके, ये आने वाला बिल जो ये मेरे पे मुझे घेरने की, अकाली दल के जो नेता हैं उनको घेरने, पर्टिकुलर सुखबीर बिल को, बादल परिवार को निशाना, भगवंत मान तो शुरू से ये मतलब निशाने मेरे मुख्यमंत्री के, ये सुखबीर बादल। तो उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक से बात उठाई, उठती उठती बात अकाल तख्त तक चलेगी। अब 30 जून पिछले महीने 30 को जो अकाल तख्त 94 विधायक पेश भी हुए, सिख विधायक जो इनके थे सारे पेश भी हुए, और उनमें से इतना कहा कि हमने तो पढ़ा नहीं है पूरा जी पार्टी या देश से, हमने हाँ में हाँ कर दी। तो अब उनको 1 महीने का पीरियड अकाल तख्त ने दिया। अब उस 1 महीने के पीरियड में जबकि सुझाव लिए जा रहे हैं या उस पर इम्प्लीमेंटेशन होने, उसके बीच में एसआईटी का सुखबीर बादल को नोटिस चला। इससे पहले विजय सांपला को, भाजपा को, उनको 3-4 दफ़ा बुलाया। तो ये एक नरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी अंडर प्रेशर आएंगी इसके बाद। अब ये जो धर्म और राजनीति का जो पंजाब की राजनीति दोनों में चलती है, धर्म और राजनीति दोनों मिक्सचर है, अलग नहीं हो सकती है। तो किस सीमा तक जाना है ये फैसला सरकार के हाथ में है, सत्ता में जो बैठे हैं। देखिए, ये शेयर मात का खेल श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी और सरकार के बीच में चला आ रहा है, और एक के पीछे मुख्यमंत्री मान है, सरकार उनकी है, दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, और दोनों ये मालवा से हैं। दोनों का बेस 2027 के इलेक्शन है कि अगर दोनों में से जो जीतता या हारता है या जिसकी छवि खराब होती है तो वो 2027 के चुनावों में उसके नुकसान होने का। तो ये निशाना तो शहर मात इसी हिसाब से चला है कि मालवा की राजनीति है और दोनों मालवा से संबंधित है। पर मेरा एक मानना यह है कि अगर सुखबीर बादल को हो सकता है कि कई दफ़ा अति उत्साह में आके या कोई ऐसी कदम उठाता है कि इसको अंदर भी कर सकते हैं। सुखबीर बादल को 2-3 महीने के बाद 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, 4 बार बुला के वो कहा जी आज आप जा नहीं सकते, यहीं पे बैठ जाओ। ऐसा काम भी हो सके, क्योंकि लगता है कि माजा में उन्होंने मजीठा के साथ ऐसे किया, उसका मुद्दा और था। ये धार्मिक मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे गंभीर थे, वो नशे के लिए, ये धार्मिक। तो अगर इसको भी सुखबीर बादल को भी 2-3 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसी संभावना मैं सोच सकता हूँ कभी अति उत्साह में ये काम हो सकता है। अब ये जोखिम है, बहुत बड़ा जोखिम, जुआ जिसको कह लें, जोखिम कह लें, राजनीतिक है। अगर आम आदमी पार्टी ये कन्विंस जन साधारण को कर देती है कि बेअदबी के मूल कारण तो सत्ताधारी थे, फिर स्थिति और है। बिल्कुल, क्योंकि पीछे वीडियो की जो
देखो वीडियो मान के खराब विरुद्ध बना, पर वो फिर बीच में ही उनका भी आ गया वेरिफिकेशन, वो बीच में हट गया, वो भी एक बड़ा छवि खराब करना, वो भी अखीर थी। अकाली दल ने जो किया या जो भी किसी ने भी किया ना, उनको स्पॉन्सर समर्थन अकाली दल ने दिया, बिल्कुल उस सोशल मीडिया पे जो आया तो उस मुद्दे को उन्होंने पकड़ लिया। अकाली दल ने आप तो नहीं बनाया, सोशल मीडिया पे आया, कनाडा से आया, जहाँ से भी आया, उन्होंने ये मुद्दा बनाया और ये पब्लिक लाइफ में लोगों में चर्चा का कारण बना और राजनीतिक समर्थन अकाली दल ने दिया। पर आम आदमी पार्टी ने उसका जवाब दिया, रिपोर्ट देके जैसे भी है, तो वो एक दफ़ा अपने आप में ठहर सा गया, जैसे वो फाइल हो गया, जैसे लोगों ने उसको बात को आएगी कर दी, चलो ठीक है, उसने उस पर आरोप लगाया, उसने दिया बात। पर अगर ये इसी बेअदबी मामले में एक समझो रिएक्शन के रूप में सूबी बहादुर को अंदर कर दिया जाता है, तो वो जोखिम है, ये उल्टा भी पड़ सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो भी एक 100 साल पुरानी पार्टी है, HCPC उसके साथ है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो मेरा तो यह है कि एक मर्यादा में रहकर ही काम होना चाहिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए पंजाब की राजनीति। मुझे ये लगता है कि बेअदबी का जो इस समय जो चल रहा है, जब विजय सांपला को बुलाया वो भाजपा के हो गए, ये अकाली दल हो गए, तो ये धीरे धीरे राजनीतिक लड़ाई संवेदनशीलता है, वो मुद्दे दूसरे होने चाहिए पंजाब के विकास के। धार्मिक और संवेदनशील मुद्दों पर जब आप लोगों की भावनाओं पे उभारते हैं या उनको दुख देते हैं या उनको हिट करते हैं, तो उसका नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि ये पंजाब के हित में नहीं है। ये ऐसी राजनीति इस स्तर पे जब आ जाएगी तो ये पंजाब के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी, जिसका आगे क्या नहीं हो उसका आज मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं सोच के घबराता हूँ कि ये ऐसी स्थिति ना बने। बिल्कुल ठीक है, ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई, ये 27 के चुनावों में ये मुद्दा बने, उसमें क्या स्थिति बनती है, ये जनता के दरबार में जाना चाहिए और जनता का भी फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। मैं तो इसको लगता है कानूनी रूप में ज़्यादा खींचातानी जो है वो नहीं चलनी है। जनता का दरबार में जाएगा, ये मुद्दा बन गया, ये मुद्दा बना दिया आपने, तो 2027 के चुनावों में जो स्थिति बनेगी वो जनता को ये मुद्दा उस समय सामने होगा। जनता किसका साथ देती है, किसको नहीं देती साथ, तो वहीं पे वो मामला होकर ठप होना चाहिए। इसको कानूनी कई चीज़ें होती हैं, कानून से नहीं सोच होती, वो भावनाओं से जुड़ी होती हैं, और सत्ता से जब लोगों ने बाहर कर दिया तो वो भी सजा ही है एक तरह, और क्या सकता है, इसको इस तरह देखना चाहिए। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास का रुख करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ। सर, पाक अधिकृत कश्मीर से लगातार बढ़ रहे जनाक्रोश और वहां की जनता पर हो रहे उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। यहां तक कि कुछ स्थानीय लोग भारत में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतने संवेदनशील मामले में भारत को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, मैं सीधे हस्तक्षेप में नहीं हूँ। ये मुद्दा अभी तो यूएनओ के पास गया हुआ, उनके हमने दावा किया, ये चल रहा है सारा। दूसरा है ये पाक अधिकृत कश्मीर, खुद लोग जब सड़कों पे आए हैं, अभी रिवोल्ट होगी तो वो एक लेटर स्टेज है। आज की स्थिति में मेरा क्लियर है कि अभी हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जो सड़कों पे जो आया पाक, देखिए इसमें पाकिस्तान सरकार जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया, मैं तो इस तरह लेता हूँ, उसी दिन से पाक अधिकृत कश्मीर उन्होंने उसको नेगेटिविटी में ही रखा। उनकी अपनी नीति भी राष्ट्रीय स्तर पर रही, पाक अधिकृत कश्मीर को तो वैसे ही उन्होंने इग्नोर किया। उसके जो अब जो 2023 में ये शुरू हुआ मामला, कहाँ से शुरू हुआ? 2023 में लोगों ने रोष प्रदर्शन किया कि हमारे जो बिल इतने बिजली के इतने बढ़ गए, इतने, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक स्थिति तो पाकिस्तान की सबको पता है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो पाक अधिकृत कश्मीर ने लोगों ने कहा कि ये बिल हमारे इतने बड़े हम नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मांगला डैम है जो प्रोजेक्ट वहीं पे है। तो उनका था कि मांगला डैम से जो विस्थापित हुए हैं, आपने डैम बना लिया, लोगों को बेघर कर दिया, एक तो उनको कुछ नहीं दिया, ऊपर से हमारे ऊपर आपने बिजली के बिल इतने थोप दिए। तीसरी उनको इरिटेशन लगती थी जो वहाँ पे
पाकिस्तान के जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनको भत्ते, वेतन, सुविधाएं इतनी मिलती हैं, वो देखने में उनको लगता है ये तो टाट से बैठे हैं, बिल्कुल हमारे को रोजी रोटी की समस्या खड़ी है। तो ये रोज पे आया तो वो आप स्थिति तो ये है कि करंट इस समय कर्फ्यू वाली स्थिति है, सारे सुविधाएं जो इंटरनेट बंद किए हुए हैं, गोलियां से लोग मर रहे हैं, वो ये स्थिति तो आज की यही है। पर इसके बुनियाद मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ये है कि देखिए पाक की 53 सीट्स हैं विधानसभा की, उन्होंने किया है क्या कि 12 तो उन्होंने छोड़ दी, जो रिफ्यूजी जो पाक विधान से जैसे हमारे भी छोड़ी है तो उधर भी 12 उन्होंने छोड़ी हुई है, तो वो 12 छोड़ी है। फिर उन्होंने 5 महिला की हैं, कुछ जो मौलवी मुल्ला उलमा उनके छोड़ी हुई हैं, तो 53 में से 20 तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है। अब 20 में वो सरकारी अधिकारी अपने जो उनके चहेते हैं वो बैठा देते हैं। 53 में 20 जो 53 में है उसमें कुछ 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कंट्रोल तो अल्टीमेटली 20 के हाथ में आ जाता है। 33 रह गए ना 53 में, 33 में से 2 पार्टियां 3 पार्टियां बांटे गए, 10-10 आ गए या 8-10 आ गए, तो जिसके साथ 20 मिल जाए तो वो मेजॉरिटी में हो गया, 8 के साथ मिल जाए तब भी मेजॉरिटी में हो गया। तो वो स्थिति जब बनती है तो वो इरिटेशन का कारण बन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, अब वो सारे जो उनके खनिज है, जो सारा जैसे मंगला डैम बना सर, वो सारे बना के पैसा ले जाते हैं पाकिस्तान, पंजाबी पाकिस्तान जाए दूसरे इस तरफ, उनकी डेवलपमेंट हो नहीं रही। तो उधर से चीन ने जो सड़कें बनाने के चक्कर में वो भी उनका वो करता, तो असंतोष तो उनको राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। तो जो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी देखे तो उस हिसाब से भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक बुनियादी मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 या 10 की कहानी है। तो जो अब बाहर जो पाकिस्तान का एक नापाक चेहरा मैं कहता हूँ उसको बेपर्दा कर रही है ये कहानी। जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के जो नापाक चेहरा उसको सामने ला रही है, भी कैसे हमारी दुर्गत हो रही है, ये कैसे सा रही है। तो अभी ये स्थिति मेरे को लगता है कि 2-4-5 साल में इस स्थिति में आ जाएंगी कि लाखों, आज हज़ारों की संख्या में है, कल लाखों की संख्या में आ गया। उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो मंच पे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि भारत तो इमीडिएट पड़ोसी और हम दावा भी करते हैं हमारा ही है, कश्मीर जम्मू कश्मीर शुरू से हमारा है। ये तो पाकिस्तान ने उस समय 48-47 में धक्के से एक धोखे से कह ले कब्जा किया हुआ है, तो आना तो आज हमारे साथ ही है। तो पहले प्रयास उनकी तरफ से अभी शुरू हुआ है, ये पहला कदम है। 10 कदम वो चलेंगे तो फिर 4 कदम भारत भी चलेगा। तो ये स्थिति पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने है। पर हम आज अगर भारत को कोई हंसते फिर तो वो भारत के हित में भी नहीं है। वो लोग अपना निर्णय आप उठे, देखें भी क्या स्थिति बनती है। जो और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना चाहिए कि अपने पड़ोसी और अपने जो प्रदेशों में, क्योंकि वो वहाँ पे भी पंजाबी कम्युनिटी डोमिनेट करती है, दूसरी कम्युनिटियों को वो नहीं कर, उनका सेकंड ग्रेड उनकी है। तो वो स्थिति पाकिस्तान के लिए भी घातक है, वो भी आत्मचिंतन करें। बाकी पीओके के साथ हमारी भावनाएं तो जुड़ी हैं, संवेदनाएं जुड़ी हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, हम दिल से जुड़े हैं। पर स्थिति आने पे ये भारत सीधा कदम ले सकता, आज की स्थिति में ले सकता। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते नए मुद्दे, नई बात के साथ होगी सर के साथ चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।